हेलो दोस्तों, तो कैसे थे आप सब। चलते हैं, आज आपने इतना कमेंट कर दिया कि हमें आज हिंदी पढ़ाना ही पड़ा, तो चलिए पढ़ते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो चैप्टर 1 है, क्लास 10th का चैप्टर 1 भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। तो श्रम विभाजन क्या, श्रम मतलब वो वाला श्रम नहीं जो ले जाते हैं, श्रम मतलब वो होता है कि काम। तो श्रम विभाजन, जो श्रम विभाजन किया गया है, लोगों को जाति के आधार पर श्रम विभाजन कर दिया जाता है कि तुम जैसे तुम कोई कास्ट है तो वो कास्ट के तू अलग काम करेगा, तो यादव है तो तू अलग काम करेगा, पासवान है तो तू अलग काम करेगा, यादव है तो तू दूध बेचेगा, इसी तरह से नाई है तो तू बाल काटेगा। इसी तरह से श्रम विभाजन कर दिया जाता है जाति के आधार पर, कि जाति प्रथा यही है जी, जाति के आधार पर उसे काम कर दिया जाता है। तो इस पर डॉक्टर भीमराव जी ने बहुत जोर दिया, और उनका पहले हम जन्म पूरा परिचय जान लेते हैं, फिर उनके बाद पूरा कहानी को जानेंगे। तो चलिए, उनका जन्म जो हुआ 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में हुआ। उनका जन्म जो था 14 अप्रैल 1891 के महू के मध्य प्रदेश में। पूछेगा एग्जाम में आएगा कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ। कहाँ हुआ, तो महू। कहाँ हुआ, महू। क्या कहेंगे, महू हुआ। महू या महू इसी तरह आता है, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो महू हुआ जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब कह रहा है कि वे एक दलित परिवार में हुए। तो आए एग्जाम में किस परिवार से बिलोंग करते थे, किस परिवार से आए, तो वे दलित परिवार से आए थे। तो उनका जन्म कहाँ हुआ, महू में, मध्य प्रदेश, 14 अप्रैल 1891 में। याद कर लीजिएगा। पढ़ने के लिए वे अमेरिका और इंग्लैंड गए। उनको पढ़ने के लिए वे कहाँ गए, अमेरिका और इंग्लैंड। उन्हें कौन भेजा था, तो बड़ौदा नरेश। किसने, बड़ौदा नरेश। किसने, तो बड़ौदा नरेश। आप याद कर लीजिएगा, इसमें नहीं दिए हैं। स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की थी। उन्होंने क्या किया, स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की। उनका जो मृत्यु है, उनका मृत्यु 1956 में दिल्ली में हो गया। दिसंबर 1956 के दिल्ली में हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू के मध्य प्रदेश दलित परिवार में हुआ, और पढ़ने के लिए अमेरिका इंग्लैंड गए। स्वदेश में कुछ क्या किए, वकालत भी की। और मृत्यु उनका कब हुआ, 1956 ईस्वी, दिल्ली में, दिसंबर 1956। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। जीवन के प्रमुख व्यक्ति उनके थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। उनके प्रमुख, उनके प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। 3 उनके व्यक्ति ऐसे थे जो वे उन्हें ही अच्छे से मानते थे। तो याद कर लीजिएगा, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। तो एग्जाम में ऐसे आएगा कि भीमराव जी का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में। किस परिवार से बिलोंग करते थे, तो दलित परिवार से। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, तो अमेरिका और इंग्लैंड। स्वदेश में क्या किया था, कुछ समय तक वकालत की थी। मृत्यु कब हुआ, दिसंबर 1956 ईस्वी में। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको, एकदम अच्छे से यहाँ क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। अब पूछेगा फिर कि जीवन के उनके प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। और ये पूछेगा कि उनको स्वदेश में, विदेश में कौन भेजा था, तो बड़ौदा नरेश। लिख लीजिएगा, बड़ौदा नरेश। अपने बुक्स में देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ सब, यहाँ ये आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब हम अच्छे से लिख दिए हैं। ठीक है, उनका अन्य नाम देखिए, बाबा साहेब संविधान निर्माता और संविधान जनक है, क्योंकि वे संविधान उन्हीं का बनाया हुआ है, जो भी रूल नियम उन्हीं ने बनाया था। तो उन्हीं, इसीलिए उन्हें संविधान जनक भी कहा जाता है, संविधान निर्माता भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं भी है जो एग्जाम में बहुत बार आती है, जैसे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्नीज, बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, और यह भी इम्पोर्टेंट ही है। एलिहेशन ऑफ कास्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से इस बुक में जो है यह लिखा गया है। तो एलिहेशन ऑफ कास्ट जो है, बहुत ही इसी से जाति प्रथा इसी में से लिखा गया है। जो इसका जो है इंग्लिश में लिखे थे, तो इनका हिंदी में जो रूपांतरण किए थे, उनका नाम था ललई सिंह यादव। क्या नाम था, ललई सिंह यादव, जो यहाँ लिखे हैं। देखिए, ललई सिंह यादव। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि संपूर्णवाद खंड में 21 गो ही खंड है। कितने खंड है, तो 21 गो खंड। कितने, 21 गो खंड। अच्छे से बाबू याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत हम में अच्छे से हम याद करेंगे तो हम अच्छे से 100/100 लाएंगे हिंदी में। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, तो सबसे अच्छा से पढ़ना है
हम थोड़ा सा यहाँ छोटा सा फिगर बनाए थे भीमराव अम्बेडकर जी का, तो उनका अच्छे से एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उनका जन्म कहाँ आया था, जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश। कब, 14 अप्रैल 1891 में। वे किस परिवार से बिलोंग करते थे, दलित परिवार से। पढ़ने के लिए वे कहाँ गए, अमेरिका और इंग्लैंड। मृत्यु कब हुई, दिसंबर 1956 में। कहाँ हुई, दिल्ली। कहाँ हुई, दिल्ली। वे स्वदेश में कुछ समय वकालत किए थे। इनके जीवन के प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। उनका अन्य नाम बाबा साहेब संविधान निर्माता, संविधान जनक है। प्रमुख रचनाएं उनकी कुछ है, जैसे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैगनीज, बुद्ध एंड हिज धम्मा और रिलेशन ऑफ कास्ट, जो उनकी एक प्रमुख रचना है। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, यह और यह, इसे याद रखिएगा। और इसका रिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो ललाइसी यादव। और संपूर्णवाद खंड कितने खंडों में है, तो 21 खंडों में। इतना तक क्लियर है, यह स्लाइड क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए हमने लेखक परिचय देख लिए, अब चलते हैं कहानी पर। क्या था कहानी, तो कहानी ध्यान से सुने। देखिए ये भीमराव अम्बेडकर जी को जो फिगर बनाया गया है, तो अब पहले आता है इसमें जाति प्रथा पर किया गया है। तो जाति प्रथा क्या है, तो जाति प्रथा का मतलब यह है कि जात के आधार पर इसमें, देखिए जाति प्रथा बहुत ही एक अच्छा नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा भारत में जाति प्रथा ये कर दिया कि लोगों को कार्य चुनना नहीं देता है। जो जाति प्रथा है, लोगों को उसके काम को नहीं चुनने देता है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने जो किया था उसी को उन्हें करना पड़ता है। जैसे आप मानते हैं कि जैसे वह जादव है, एक कोई कास्ट है, ले लेते हैं कोई, मान लीजिए यह व्यक्ति जादव है, तो यह व्यक्ति जादव है तो यह दूधे बेचेगा। यह नाई है तो यह सिर्फ क्या करेगा, तो बाले काटेगा, इसे अथू नहीं करेगा। तो इसी तरह से कर दिया जाता है इसे। अब यह अपना मनपसंद काम में नहीं कर सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो ये अब बाले काटेगा, यह दूधे बेचेगा। तो ऐसे अब इतना भी अधिकार नहीं कि जो हम कर सकें। तो इसी तरह से क्या होता है कि जाति प्रथा उत्पन्न होती है। यह भारत में ही होती है, इससे हुई है बस, क्योंकि दूसरे देशों में ये सब उतना नहीं पाया जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो भारत में जाति प्रथा कैसे बनी हुई है, तो हम इसका ऐसे लिखेंगे कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देता है। जो जाति प्रथा है, लोगों को कोई भी कार्य नहीं चुनने देता है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने किया है। वो लोगों अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, क्योंकि जो पूर्वज उनके किए हैं तो वही लोग क्या करते हैं, पूर्वजों को कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा बेरोजगारी का क्या कारण बन जाती है, कारण बन जाती है। इसी तरह भारत में बेरोजगारी का कारण बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे यह जाति प्रथा हटते जा रहा है। अब आते हैं श्रम विभाजन पर। तो श्रम विभाजन भी उसी तरह है, क्योंकि श्रम विभाजन इसी से उत्पन्न हुआ है। तो श्रम जाति तो बांटी दी, फिर इसके आधार पर श्रम भी बांट दिया है। तो श्रम के आधार पर क्या किया है कि इसमें देखिए श्रम विभाजन क्या हो जाता है। तो भारत में जाति प्रथा की एक ऐसी विशेषता यह है कि श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन कर देता है, जिससे एक दूसरे के लोग उच्च और नीच दिखने लगते हैं, और जो विश्व के किसी समाज में ऐसा नहीं होता है। तो श्रम विभाजन यह होता है कि आपको किसी काम में लगा दिया जाए, तो आप जो काम करेंगे उसके प्रति रुचि नहीं होता है। तो आपको, जैसे हमने यहाँ बताया कि आप जादू है तो आप दूध बेचेंगे, तो दूध बेचने का अपने पूर्वजों ने ठहरा दिया है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका मन है डांसर बनने का, तो आप दूध बेचने में नहीं होंगे, क्योंकि आप दूध नहीं बेचेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डांसर बनेंगे। अगर आपको दूध बेचने कह दिया जाए तो आप उसी तरह से करेंगे, टालू भाव से। ना आप आर्थिक पहलू मतलब कि आप पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वहाँ माइंड भी काम आपका नहीं करेगा, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका अनुसार आपके इच्छा द्वारा आपको काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके पूर्वजों ने ऐसा किया है तो आपको यह करना है। तो लेकिन आपको ऐसा अब नहीं करना है, क्योंकि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और इससे अपने इच्छा अनुसार करना है। इसे जैसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों पर दबाव देते हैं कि आपको ये करना है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको जो इच्छा है वो करिए, क्योंकि इसमें जैसे आपकी खुशी है तो उसमें आपको पढ़ने में खुशी है तो पढ़िए, खेलने में बैट में गेंदा खेलते हैं उसमें माहिर है तो वो करिए, और जो भी आपको कार्य है तो वो अच्छा से करनी चाहिए। तो इसी तरह श्रम विभाजन भी है, और श्रम विभाजन में यही है कि इसमें अगर ऊंच नीच भी हो जाता है, कि वह नाला साफ करता है तो छोट जाता है, वो बड़ा, अगर वो बड़ा काम सुनार काम करता है तो बहुत बड़ा जाता है। तो इसमें
श्रम विभाजन भी कर दिया गया है और आर्थिक पहलू इससे हो ही रहा है। अब कह रहा है कि यह सब जाति प्रथा गर्भ में ही तय हो जाता है, क्योंकि हमारे भारत और इंडिया में इसी तरह का है कल्चर है, तो इसी कारण यह क्या हो जाता है, गर्भ में ही तय हो जाता है और इसी से हमें जातिवाद और जाति प्रथा मिलता है। इसमें लोकतंत्र की परिभाषा एक अलग तरह से दिया गया है कि लोकतंत्र दूध भाईचारे का अर्थ है कि दूध और पानी की तरह रहना चाहिए। इसी तरह से इसमें भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। तो जातिवाद के कुछ पोषक भी है, वे कहते हैं कि जातिवाद ठीक हुई है, तो हम कहते हैं भाई ये तीनों चाचा जी है और कह रहे हैं कि जातिवाद का पोषक ठीक है, तो हम कहते हैं कहाँ ठीक है। तो ये कहते हैं कि देखो बेटा, अगर कोई काम जात के आधार पर नहीं बैठा होगा तो सब काम क्या करेगा, सब सोचेगा कि हम बड़े काम करें। अगर कोई नाला साफ कर रहा है तो वो कहेगा कि हम वही बड़े काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि असंतुलित हो जाएगा समाज, और इसीलिए समाज को संतुलित करने के लिए जातिवाद भी ठीक है, लेकिन उतना हद तक ठीक नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि जातिवाद खराब है या बढ़िया है, लेकिन सब ऐसे भी ठीक ही हैं। तो चलिए, इनका कहना भी ठीक ही है। तो ये इतना ही था चैप्टर जो हमने आपको पढ़ा दिया, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका एडजेक्टिव सब्जेक्टिव भी कराएंगे। चलिए, थैंक यू।